The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि जीएसटी प्रो नेटवर्क का मेन उद्देश्य जो है वो है जीएसटी से रिलेटेड आप सभी को अपडेट रखना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में वो जीएसटी के अमेंडमेंट्स के बारे में होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि जो बजट हमारा पेश हुआ है, ये बजट के बारे में हम ब्रीफ देते हैं कि ये हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का तीसरा बजट है और इसका जो बेसिक रोल है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों अब हम बजट के बारे में और दूसरा जो हमारा वीडियो आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं सीधे आपको जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों जो जीएसटी में जो अमेंडमेंट है वो पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई है जिसमें कि एक ट्रांजैक्शन को विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2017 से इंसर्ट किया गया। तो दोस्तों जो सेक्शन 7(1) में जो चेंज है वो क्या है कि जो ट्रांजैक्शन एक मेंबर की अपनी एसोसिएशन से होती है और वो किसी पेमेंट से रिलेटेड है, नॉन पेमेंट है, डेफर्ड पेमेंट है और किसी अदर कंसिडरेशन है, उसको स्कोप ऑफ सप्लाई में ऐड किया गया है जो कि पहले नहीं था। दोस्तों दूसरा अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 16 में है। सेक्शन 16 जो है वो कंडीशन अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी होता है, मींस हम आईटीसी को किन कंडीशन में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा इसमें मेजर अमेंडमेंट है कि सरकार ने रूल 36(4) इंट्रोड्यूस किया था जो कि कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, जो कि बोलता है कि एक्ट तो कहीं रोकता नहीं आईटीसी के लिए, लेकिन रूल रोकता है और रूल कैन नॉट ओवर राइड ऑन द एक्ट। तो इसलिए इन्होंने इसको बल देने के लिए सरकार ने एक्ट में बदलाव कर दिया। और सरकार ने क्या बदलाव कर दिया कि जब तक अब वो व्यापारी अपनी रिटर्न में उस इनवॉइस को नहीं अपलोड करता है, नहीं फाइल करता है, तब तक जो है आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। दोस्तों तीसरा अमेंडमेंट है सेक्शन 35 के सब सेक्शन 5 का। तो जो वो क्या है तो दोस्तों वो है ऑडिट। जो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर का ट्रांजैक्शन होता था उस व्यापारी को, उस रजिस्टर्ड पर्सन को अपना ऑडिट करना होता था। तो सरकार ने उसको बड़ा रिलैक्सेशन दिया और उस ऑडिट को ऑमिट कर दिया, मींस खत्म कर दिया। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि 21-22 के लिए ऑडिट नहीं होगी, ये प्रपोज्ड है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने चौथे अमेंडमेंट के बारे में जो सेक्शन 44 में होगा। सेक्शन 44 आपको दोस्तों पता है कि एनुअल रिटर्न। तो इसमें क्या चेंज हुआ है दोस्तों? इसमें चेंज हुआ है कि एनुअल रिटर्न के साथ एक स्पेसिफाइड से ऊपर, जैसा मैं अभी आपको पिछले बार बता चुका हूं कि आपको जीएसटी ऑडिट की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती थी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट उसको साइन करता था, जो नहीं करनी पड़ेगी। तो उसको यहाँ पे चेंज किया गया है कि अब जो है उसमें सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्यापारी अपलोड करेगा। इसके अलावा कमिश्नर जो है जीएसटी काउंसिल से अप्रूवल होकर सीबीआईसी से लेके अप्रूवल के बेसिस पे, रिकमेंडेशन के बेसिस पे किसी सर्टेन क्लास के रजिस्टर्ड पर्सन की एनुअल रिटर्न को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें अमेंडमेंट के बारे में जो सेक्शन 50 है। सेक्शन 50 क्या कहता था? सेक्शन 50 के बारे में बड़ा कंट्रोवर्सी रही कि सेक्शन 50 में था कि सर ग्रॉस अमाउंट जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर टैक्स, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जिसको कि फाइनेंस बिल 2019 के थ्रू सरकार ने अमेंड किया, परंतु उसकी अपॉइंटमेंट डेट 20 में आई, जिसको कि सरकार ने, चूंकि अपॉइंटमेंट डेट से हम आपको बता चुके फाइनेंस बिल में जो भी इंट्रोडक्शन होती है उसकी अपॉइंटमेंट डेट एक डिफरेंटली बाद में सीबीआईसी नोटिफाइड करता है और अपॉइंटमेंट डेट वही होती है। लेकिन
कुछ जगहों पे फाइनेंस बिल में भी आपकी इफेक्टिव डेट दी गई होती है। तो सेक्शन 50 में अभी सरकार ने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि ये जो नेट बेसिस पे मीन जो कैश में आपने पे किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगी हुई है, उस इंटरेस्ट को आप इस डेट से आगे पे बात करी जा रही है, पीछे के बारे में कुछ नहीं है। तो इसी को रिलैक्स करने के लिए सरकार ने इसको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लागू किया है। ये एक बड़ा रिलैक्सेशन होगा, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करेगा। दोस्तों अब हम छठे अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं जो सेक्शन 74 में है। सेक्शन 74 के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी बिलफुल डिफॉल्ट किया गया हो, बिलफुल इवेजन ऑफ टैक्स किया गया हो, वहां पे सेक्शन 74 इन्वोक। दोस्तों जैसा कि ये पहले जो होती थी वो सेक्शन 122 और 125 के रेफरेंस में होती थी, जिसको कि बढ़ा के अब 122, 125, 129 और 130 पे भी लागू किया गया है। मींस सेक्शन 74 का स्कोप को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जो कि चिंता की बात है व्यापारियों के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने 7वें अमेंडमेंट के बारे में। 7वां अमेंडमेंट सेक्शन 75 में है। 75 है जनरल प्रोविजन फॉर टैक्स डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों इसमें क्या चेंज किया गया है? इसमें चेंज किया गया है कि जो आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेएबल माना जाएगा, सेल्फ असेस्ड टैक्स जो माना जाएगा, वो सेक्शन 37 जो टैक्स पेएबल होगा विद द रिस्पेक्ट डिटेल फाइल्ड इन सेक्शन 37, नॉट विद द सेक्शन 39। जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपका 37 से रिलेटेड होगा, 39 से रिलेटेड सेल्फ असेस्ड टैक्स नहीं होगा। बात करते हैं 8वां अमेंडमेंट के बारे में। सेक्शन 83 है सर प्रोविजनल अटैचमेंट इन ए सर्टेन केसेस। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी उसमें एक सर्टेन पर्सन की अगेंस्ट में प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन था, परंतु अब ये जो प्रोविजन है वो चैप्टर 12, 14 और 15 की प्रोसीडिंग में लागू होगा, और इसमें वो सभी लोगों के ऊपर लागू होगा जो लोग उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पार्ट रहे हैं। मींस जहां पहले अगर सपोज करके चलिए कि 122 का सब रूल 1 में किसी ने कोई इनवॉइस रेज कर दिया, माल नहीं दिया है, माल दिया है इनवॉइस रेज नहीं किया है, उस कंडीशन में उस जिसने भी उस प्रॉफिट को पास ऑन किया है, जिसके पास भी वो प्रॉफिट गया है, जिसके पास वो ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट गया हुआ है, उन सभी की प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैचमेंट में जा सकती है। 9वां अमेंडमेंट क्या है सर? सेक्शन 107, ये अपील से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि पहले ये था कि आपका 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स की आप जमा करते थे, अब इन्होंने बोला 25% जो पेनल्टी है वो आप डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद ही आपकी अपील एंटरटेन होगी, आपकी अपील सबमिट होगी, आपकी अपील एक्सेप्टेड होगी। अब हम बात करते हैं 10वां अमेंडमेंट सेक्शन 129 है। सेक्शन 129 के ऊपर बड़ा ब्रीफ में, अभी चूंकि हम बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं, डिटेल में हम बड़ा उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे जब हम 1 बाय 1 डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 129 में क्या होता था, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजैक्शन सेक्शन 129 होता है, जहां पे कि कोई भी कंट्रावेंशन होती है वहां पे 129 इन्वोक होती है। तो पहले क्या होता था कि आप अगर 129 के सबसेक्शन 3 में अगर कोई ऑर्डर होता था तो उस कंडीशन में आपके ऊपर इफ द मटेरियल इज टैक्सेबल देन जो पेनल्टी होती थी इन ऑर्डर वो होता था 100% ऑफ टैक्स एंड 100% ऑफ पेनल्टी। बट अब इसको चेंज करके इसमें किया गया है 200% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगेगी। मीन जहां पहले हम 100% टैक्स जमा करते थे, 100% पेनल्टी जमा करते थे, अब वो 200% पेनल्टी लगेगी, जो कि हम अब तक कहते हैं एक इनवॉइस का 2 बार टैक्स जमा हो रहा है, जो इसको दूर किया गया है। इसी तरीके से ये जो पेनल्टी प्रोविजन है ये सेम एग्जिम्ड आइटम के ऊपर भी चेंज हुआ है। तो दोस्तों जैसे पहले आप जानते थे एग्जिम्ड आइटम में 2% और 25,000 होता था, अब उसे 5% और
25,000 विच एवर इज लेस को प्रोविजन को ऐड किया गया है। मींस ये आपके लिए एक बड़ी इशू आएगा कि 129 में पहले जहां टैक्स और पेनल्टी जमा होते थे, अब सिर्फ पेनल्टी जमा होगी और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो दोस्तों 107 पे आएगा, क्योंकि वहां 25% आपको जमा करना पड़ेगा पेनल्टी का। तो इसमें एक चीज और ऐड की गई है 129 में कि आप जिस दिन 129 का ऑर्डर होगा और विद इन 7 डेज यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो 130 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और ये डीलिंग कर दी गई है। मींस 129 की प्रोसीडिंग अलग हो गई और 130 की प्रोसीडिंग अलग हो की जाएगी। तो जैसे कि आप 129 की सब रूल 4 को देखते हैं तो वहां पहले क्या था कि आपके ऊपर नो टैक्स, नो इंटरेस्ट, नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी बीइंग हार्ड। तो अब उस जगह चेंज कर दिया गया है नो पेनल्टी। मींस ये तो बहुत सीधी सी बात है, जब टैक्स और इंटरेस्ट की बात ही खत्म हो गई तो आपको पेनल्टी ही लगेगी 129 में, तो आपको नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड विदाउट गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी बीइंग हार्ड। तो आपको बिना सुनवाई के पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अब हम बात करते हैं बॉस 129(6) के बारे में। तो अब इसमें 129(6) में क्या चेंज किया गया है सर? जो 129(1) में जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई वो या 1 लाख रुपया जो कम होगा, मींस जो कम होगा वो देकर ही ट्रांसपोर्टर की गाड़ी छूटेगी, नहीं तो ट्रांसपोर्टर की गाड़ी नहीं छूटेगी। इसके अलावा पेरिसेबल गुड्स है, अगर मान लीजिए वो जल्दी खराब होते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर उसको डेप्रिशिएट भी करेगा फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ 130। 129(6) जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 129(6) ये इसलिए है कि अगर मान लीजिए 129(1) में जो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी डीलर वो नहीं दे पाता है 129(3) के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो पेमेंट विद इन 7 डेज नहीं कर पाता है तो 130 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और उस कंडीशन में 129(6) में ये बोला गया है कि गाड़ी ट्रांसपोर्टर को तब मिलेगी कि या तो वो जो टैक्स 129(1) में दिया हुआ है वो, या 1 लाख रुपया जो कम हो तो वो देकर ही गाड़ी ट्रांसपोर्टर छुड़ा पाएगा। ये 129 की है। 130 की प्रोसीडिंग बिल्कुल अलग है, 130 सेपरेट कर दिया गया है। अब 129 130 का आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो दोस्तों अब 11वां अमेंडमेंट 130। अब 130 के बारे में हम बात करते हैं। तो 130 में बहुत सीधा सा है, 129 से 130 चलती थी। पहले इसमें 14 दिन थे, अब इसमें 7 दिन हो गए हैं। तो आफ्टर 7 डेज if the registered dealer is not make the payment or transporter is not make the payment then 130 is just revoked और आपकी गाड़ी को कॉन्फिस्केशन मींस जब्त कर लिया जाएगा और उसको बेचकर ही उससे जो है अपना टैक्स की कलेक्शन या रिकवरी कंप्लीट की जाएगी और जो प्रोसीडिंग होगी वो रिकवरी ऑफ टैक्स की तरह चलेगी। मींस अगर उससे कम आपको रिकवरी होती है तो आपके ऊपर रिकवरी का भी एक अलग प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों 12वां अमेंडमेंट सेक्शन 151 का है। दोस्तों 151 में चेंज भी किया गया है। 151 है पावर टू कलेक्ट द स्टैटिक्स, मींस डेटा कलेक्शन की क्या पावर्स है। यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 151 में जो बदलाव लेके आए वो 151 में बदलाव ये है कि कमिश्नर या कमिश्नर ऑथराइज्ड पर्सन किसी भी व्यक्ति से उससे मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मंगा सकता है और वो उसे एक टाइम दे सकता है और एक तरीका दे सकता है उसमें वो इंफॉर्मेशन को मांग सकता है। तो 13वां अमेंडमेंट दोस्तों 152 में है। 1 के बेसिकली 3 सबसेक्शंस हैं। तो 152 के सबसेक्शन 1 में क्या चेंज हुआ है? सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन को बार करने का था कि हम किसी भी इंडिविजुअल की रिटर्न और पार्ट देयर ऑफ को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो एक तो उसे ऑमिट कर दिया गया है। इसके अलावा उसकी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसीडिंग्स के लिए कंटिन्यू कर सकते थे। उसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी जो बेसिकली विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द कंसर्न पर्सन को इंसर्ट कर दिया गया। अब हम इसको तो जो दूसरा जो चेंज है वो पहले क्या था कि हम एक स्पेसिफाइड पर्सन की कोई भी इंफॉर्मेशन को हम यूज नहीं कर सकते थे प्रोसीडिंग में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नो इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोसीडिंग
विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू ऑफ द कंसर्न पर्सन। मीन हम उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन को क्यों न दिया जाए। दूसरा जो सबसेक्शन 2 है उसको ओमिट कर दिया गया है। हम बात करते हैं 14वें अमेंडमेंट 168 के बारे में हम बात करते हैं तो 168 बोल देता है पावर टू इशू द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन टू द ऑफिसर। सेक्शन 168 में मैं आपको बता ही चुका हूं, सेक्शन 168 डील करता है टू पावर टू गिव द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने 151 को डिलीट किया है और सेक्शन 44 के 1 को ऐड किया गया है। मीन जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सेक्शन 44 में अधिकारी को एक पावर दी है, कमिश्नर को एक पावर दी है कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन की, स्पेसिफिक लोगों की रिटर्न्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक पावर डेलीगेशंस दी गई है विद द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। सेक्शन 16 अब हम बात करते हैं आईजीएसटी एक्ट में क्या बदलाव है। सेक्शन 16 में बदलाव आया है जो जीरो रेटेड सप्लाई को बताता है। तो इसमें पहला चेंज आया है कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई टू द ऑथराइज्ड ऑपरेशन। मींस पहले क्या होता था कि हम किसी भी डेवलपर के लिए किसी भी डेवलपर को जो एसईजेड डेवलपिंग कर रहा है उसके लिए सप्लाई की गई है वो एसईजेड जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती थी। अब हम बोल रहे हैं कि ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए अगर कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की गई है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 की सबसेक्शन 3 में भी एक अमेंडमेंट हुआ है। वो अमेंडमेंट क्या है? वो अमेंडमेंट ये है कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई सप्लाई एसईजेड में विदाउट मेकिंग पेमेंट किया हुआ है तो वो अपना रिफंड क्लेम कर सकता था एज पर सेक्शन 54। परंतु अगर उसकी पेमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड में नहीं रियलाइज होती है तो जिस दिन उसकी जो पेमेंट का जो टाइम है वो खत्म होता है उसके विद इन 30 डेज में वो जो पर्सन ने जो उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती थी उसको विद इंटरेस्ट जमा कराना होगा। ये एक चेंज है। तो जो फेमा में जो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है अगर उतने टाइम में अगर जीरो रेटेड में पेमेंट नहीं मिलती है, जो मतलब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सेक्शन 16 के सबसेक्शन 3 में जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई भी मटेरियल सप्लाई किया है, कोई भी सर्विसेज सप्लाई की है एसईजेड में ऑथराइज ऑपरेशन के लिए और उसका पेमेंट, उसकी रियलाइजेशन विद इन टाइम फ्रेम आपको नहीं मिलती है व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड एज पर फेमा, तो आपको जो लिमिट जिस दिन खत्म होती है उसके विद इन 30 डेज आपको विद इंटरेस्ट सेक्शन 50 के थ्रू वो आपको टैक्स पे करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक 16 के सबसेक्शन 4 को जिसको इंसर्ट किया गया है। इसमें बहुत एक चौथा और ऐड किया गया है। वो क्या सेफ गार्ड के लिए किया गया है कि यदि कोई भी व्यापारी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन विद पेमेंट ऑफ टैक्स में अगर एसईजेड को सप्लाई करता है तो उस केस में जो टैक्स उसने पे किया है उसको वो रिफंड क्लेम कर सकता है। दोस्तों जैसे हम आज अपने बड़ा ब्रीफ में हमने इसमें बात की है, अब हम इसकी डिटेल्ड बात सेक्शन वाइज और मे बी अब विद 2 और 3 पार्ट्स हम इसमें बात करेंगे। लेकिन एक बात पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये प्रपोज्ड है, ये फाइनल फाइनेंस बिल नहीं है। फाइनेंस बिल की पास होने के बाद फिर भी इसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन सीबीआईसी नोटिफाइड करेगी, तब उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानी जाएगी। तो दोस्तों ये जितनी भी हमने बात करी है ये सब प्रपोज्ड है, इट इज नॉट फाइनल येट। थैंक यू, कीप इट अस। दोस्तों जो भी अपडेट्स होंगे आप हमारी वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gstkit.in और दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और अगर और दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीप विद अस।